फिक्र का फोकस अमेरिका ईरान तनाव पर है। आज का सवाल गंभीर है, क्या अमेरिका से पहले इजराइल ईरान पर हमला कर देगा? नेतन्याहू ट्रंप से मिलकर कौन सा दांव चलने वाले हैं? बात ब्रिटेन की भी होगी, जहां एप्स्टीन फाइल्स के तूफान में पीएम कीर स्टारमर की कुर्सी जा सकती है। वहां नए प्रधानमंत्री कश्मीरी मूल की एक महिला सांसद बन सकती हैं। पॉलिटिकल खबरों में आपको लोकसभा की पॉलिटिकल फाइट दिखाएंगे। विपक्ष के 118 सांसदों ने आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। और आपको दिखाएंगे बंगाल में न्यू बाबरी विवाद का अगला चैप्टर, जिसमें अब सीएम योगी की एंट्री हो गई है। उन्होंने बंगाल का नाम लिए बगैर बड़ा बयान दिया है। कहा है बाबरी का सपना देखने वालों के लिए आगे का रास्ता जहन्नुम होगा। लेकिन पहले दो बिग अपडेट पाकिस्तान से। एक का संबंध बलूचिस्तान के आजादी वाले चार्टर से है और दूसरे का संबंध T20 वर्ल्ड कप से है। दोनों में ही पाकिस्तान की भरपूर बेइज्जती हुई है। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें एक दबे हुए राष्ट्र की दहाड़ है। सदियों के जख्मों की वजह से बुलंद हुई आवाज है। इंसाफ और आजादी की जंग के लिए लाखों लोगों का बलिदान है। जिस तरह से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, उससे पूरा पाकिस्तान कांप गया है। बलोच विद्रोही अब तक कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं। बलूचिस्तान पर कब्जा किए बैठी मुनीर एंड कंपनी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। बलूचिस्तान में जगह जगह पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट पर बीएलए का कब्जा है। हालात यह है कि बलूचिस्तान की तरफ से लिबरेशन चार्टर जारी किया गया है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नए राष्ट्र का रोड मैप है। बीएलए के हमलों ने तय कर दिया है कि बलूचिस्तान की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है और पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। पिछले करीब 2 हफ्तों से बीएलए का ऑपरेशन जारी है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर बलूचिस्तान को बारूद और बूट के दम पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बीएलए के मुनीर सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 से पूरा पाकिस्तान कांप गया। हेरॉफ यानी काला तूफान बीएलए के हमलों से ने संकेत दे दिया है कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। पिछले 2 हफ्तों से बीएलए के ऑपरेशन ने मुनीर सेना की हालत खराब कर दी है। नुश्की जैसे शहरों पर अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों का कब्जा है, जहां से पाकिस्तानी सेना की पिटाई के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इसके बाद से बौखलाए असीम मुनीर ने अपने ही मुल्क में युद्ध जैसे मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया। बलूचिस्तान की सड़कों पर टैंकों के साथ सेना उतार दी गई। बलोचों के कई गांवों को पूरी तरह तबाह करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन मुनीर का यह टैंक वाला टॉर्चर भी बलोच लड़ाकों का हौसला नहीं तोड़ पाया है। बीएलए के हमलों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मुनीर की सेना को झकझोर के रख दिया है। यह वीडियो बलूचिस्तान के मस्तुम का बताया जा रहा है, जहां बीएलए के लड़ाकों ने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। वहां तैनात पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन छोड़कर भाग गए। पुलिस के हथियारों पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान की धरती से पाकिस्तान सेना के पांव उखड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना यहां अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। बीएलए के चैलेंज से मुनीर पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। विद्रोह को दबाने के लिए टैंक उतार दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों की पाकिस्तानी टैंकों से घेराबंदी की जा रही है। यहां सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन पूरा होने तक बलूचिस्तान के नुश्की शहर में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी ने यहां कई घरों को विस्फोट छोड़ा दिया। बीएल नेता बशीर जे बलोच का पुश्तैनी घर भी गिरा दिया गया। इसके अलावा अपने ही मुल्क में पाकिस्तानी सेना ड्रोन हमले कर रही है। ये सब कुछ बलूचिस्तान के लोगों को डराने के लिए हो रहा है। आरोप है कि अब तक पाकिस्तानी सेना ने 26 लोगों की हत्या कर दी है। इस बीच मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया है। ये खंड खंड होते पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील की तरह। बलूचिस्तान का ये संविधान कट्टरपंथी पाकिस्तान और उसके वजूद की चुनौती है। मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर पर विस्तार से एक पोस्ट शेयर की। इसके साथ ही 2 तस्वीरें भी दी हैं, जिसमें बलूचिस्तान के नए संविधान की किताब दिखाई गई। इसकी बड़ी बातें देख लेते हैं। बलूचिस्तान के लिए 6 करोड़ लोगों ने बलिदान दिया है। यह बलूचिस्तान सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये ना तो पाकिस्तान है, ना ही धार्मिक कट्टरपंथियों का ठिकाना। ये चार्टर हिरबयार मर्री के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।
आधुनिक बलोच इतिहास में पहली बार ऐसा राजनीतिक दस्तावेज तैयार हुआ है। इस चार्टर का अनुवाद 11 भाषाओं में किया गया है। बलोची, ब्राहुई, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, पश्तो, फारसी, अरबी और उर्दू में इसका अनुवाद किया गया है। इसके साथ ही मीर यार बलोच ने दुनिया भर की मीडिया और शिक्षाविदों से अपील की है कि वो इस चार्टर पर चर्चा शुरू करें। बलूचिस्तान का ये संविधान आखिर पाकिस्तान से किस तरह अलग है, ये भी जानना जरूरी है। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर बलूचिस्तान को पूरी तरह सेक्युलर लोकतांत्रिक गणराज्य बताता है, जबकि पाकिस्तान का संविधान आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक है। बलूचिस्तान में धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा गया है, जबकि पाकिस्तान में इस्लाम को राजधर्म घोषित किया गया है। बलूचिस्तान में तर्क मानवाधिकारों के साथ समान नागरिकता है, जबकि पाकिस्तान में कुरान सुन्नत से असंगत कोई भी कानून अमान्य है। बलूचिस्तान में हर व्यक्ति को धार्मिक आजादी का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान में सीमित स्वतंत्रता और इस्लाम को प्राथमिकता दी गई है। बलूचिस्तान में धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मुसलमान होना जरूरी है। बलूचिस्तान में स्वतंत्र मीडिया और असहमति का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना करने पर सजा हो जाती है। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर राज्य के जरिए हर धर्म और इंसान की रक्षा का वादा करता है, जबकि पाकिस्तान का संविधान धर्म के जरिए राज्य को नियंत्रित करता है। बलूचिस्तान का संविधान एक तरह से कट्टरपंथी मुनीर के लिए एक आईना है। यह बताता है कि आखिर एक मुल्क में इंसानियत की रक्षा कैसे की जाती है। इसमें पहली है मजीद ब्रिगेड, दूसरी फतेह स्क्वाड और तीसरी स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड, जिसे STOS भी कहा जाता है। मजीद ब्रिगेड 2011 में बनी, इसे BLA की स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है, जबकि फतेह स्क्वाड बलूचिस्तान के दुर्गम पहाड़ों पर तैनात रहती है। वहीं STOS BLA की एलीट यूनिट है, जिसका काम खुफिया जानकारी जुटाना और टारगेटेड हमले करना है। मजीद ब्रिगेड का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए डरावना रहा है। फतेह स्क्वाड ने 2024 में ऑपरेशन हेरॉफ में 14 बड़े नाकेबंदी के ऑपरेशन किए, जबकि स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड अब तक कई बड़े पाकिस्तानी अधिकारियों को मौत के घाट उतार चुकी है। मजीद ब्रिगेड चीनी इंजीनियर्स चीन के वाणिज्य दूतावास और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर चुकी है, जबकि फतेह स्क्वाड ने एक साल में अलग अलग ऑपरेशंस में पाकिस्तान के 62 सैनिक ढेर किए हैं। वहीं स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड को पाकिस्तानी फौज की प्लानिंग को पटरी से उतारने के लिए जाना जाता है। अकेला बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान के 40% हिस्से को कवर करता है और यहीं से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है। अब बलूचिस्तान की जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसमें महिलाएं सक्रिय हैं, कपल्स सक्रिय हैं। उनका कहना है वैसे भी हमें पाकिस्तानी फौज की प्रताड़ना सहन करना पड़ता है, क्यों ना अब उनको मार कर मरे। गौर करने वाली बात, ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड कप मैच में राजनीति लाना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा है। क्रिकेट मैच को लेकर पाकिस्तान के स्टैंड पर पूरी दुनिया हंस रही है और उसमें शाहबाज शरीफ 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए, असीम मुनीर 0 पर हिट विकेट हो गए और बड़ी बड़ी बातें करने वाले PCB चीफ मोहसिन नकवी तो ICC के हाथों कैच आउट हो गए, बल्कि मैं कहूंगा रन आउट हो गए। और इस सब में पूरी पाकिस्तानी टीम की मैच से पहले ही कूटनीतिक हार हो गई है। वैसे इसमें शर्मिंदगी के चैंपियन बने हैं मोहसिन नकवी। वर्ल्ड कप विवाद में मोहसिन नकवी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस असीम मुनीर का नाम लेकर आए थे। नकवी ने मुनीर के बारे में क्या कहा था, पहले वो देख लीजिए। ये वही है ना ICC ट्रॉफी चोर, एशिया कप वाला, वही है ना, सही समझे। मोहसिन नकवी माइक, कैमरा और एक्शन सुनते ही बड़ी बड़ी बातें करने में लग गए, लेकिन बंद कमरे में हुई मीटिंग के बाद पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। 10 दिन के ड्रामे के बाद पाकिस्तान ने यू टर्न लिया। PCB ने लाहौर की मीटिंग में ICC के सामने सरेंडर कर दिया। अब भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान तैयार है। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत से खेलने को मजबूर हुआ। पाकिस्तान का बांग्लादेशी ड्रामा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। PCB के साथ बातचीत एक बड़े जुड़ाव के हिस्से के तौर पर हुई। दोनों ने अच्छे व्यवहार की जरूरत को पहचाना। सभी सदस्य देश ICC टूर्नामेंट्स में खेलने की शर्तों के अनुसार अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेंगे। सभी पूरी कोशिश करेंगे जिससे जारी संस्करण सफल रहे। 3 देशों की मदद से ICC ने पाकिस्तान से सरेंडर कराया।
आईसीसी ने बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की मदद ली। श्रीलंका ने पाकिस्तान को अपने एहसान याद दिलाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। श्रीलंका के बाद यूएई से पाकिस्तान पर दबाव बनवाया। खुद बांग्लादेश से अपील कराई पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेले। पाकिस्तान के ड्रामे पर कूटनीतिक दबाव भारी पड़ गया। अब ये मैच होगा क्योंकि क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ये फैसला सबसे बातचीत करके एक अच्छा जो है समझौता निकाला है। अच्छा होगा, बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, टीवी के लिए भी बड़ा मैच है। 15 तारीख को मैच है तो देखेंगे। इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। इंडिया बहुत अच्छा टीम है। अब सभी 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत पाकिस्तान मैच का इंतजार कर रहे हैं। खैर, अब देश की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। दिल्ली की संसदीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। यहां भी तूफान आया हुआ है, लेकिन विषय थोड़ा अलग है। भारतीय राजनीति में हंगामे का कीवर्ड है अविश्वास। आज ये शब्द काफी ट्रेंड कर रहा है। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कई पक्षकार हैं। अविश्वास का पहला मामला विपक्ष की ओर से है। यह अविश्वास जताया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर। अविश्वास के दूसरे मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब है। इसमें किए गए दावों ने सरकार के प्रति विपक्ष में अविश्वास पैदा कर दिया। कई दिनों से चल रहा यह विवाद मुकदमेबाजी तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर बजट सत्र में अविश्वास का सियासी खेल काफी चल रहा है। हम एक एक करके दोनों चैप्टर आपके सामने खोलेंगे। शुरुआत स्पीकर वाले अविश्वास से। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के कई दलों ने ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया। संविधान के आर्टिकल 94C के तहत यह नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा गया। 10 पन्नों के इस नोटिस में विपक्ष के कुल 118 सांसदों के दस्तखत है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद इस पर साइन नहीं किया। इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। हालांकि एक गलती की वजह से विपक्ष को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। जो नोटिस पहले दिया गया था उसमें तारीख तो सही थी, लेकिन साल यानी वर्ष 2025 लिखा था। हालांकि ऊपर की तरफ तारीख और साल सब दुरुस्त था, लेकिन अंदर शायद टाइपो एरर हो गया। टेक्निकल ग्राउंड पर यह प्रस्ताव खारिज हो सकता था, लिहाजा तुरंत इस गलती को सुधारा गया। फटाफट नया नोटिस टाइप किया गया जिसमें वर्ष को ठीक किया गया। नए नोटिस में 2025 को 2026 कर दिया गया। बट ऑफ कोर्स इस तरह भूल सुधार के लिए करने के बाद विपक्ष ने पहला नोटिस वापस ले लिया और लोकसभा सचिवालय को नया सबमिट कर दिया, जिसमें 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक का ब्यौरा लिखा गया। अविश्वास प्रस्ताव वाले नोटिस में 4 बातों को आधार बनाया गया। 2 फरवरी 2026 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। 3 फरवरी 2026 विपक्ष के 8 सांसदों को मनमाने तरीके से पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। 4 फरवरी 2026 2 पूर्व पीएम पर बीजेपी सांसद को आपत्तिजनक टिप्पणी करने की छूट दी गई। 5 फरवरी 2026 कांग्रेस सांसदों के खिलाफ सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के गलत आरोप लगाए गए। नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और डीएमके समेत कई दलों के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जबकि टीएमसी सांसद इस मामले में उचित दूरी बनाकर चल रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसदीय परंपरा में नेता प्रतिपक्ष का स्पीकर को हटाने वाले नोटिस पर साइन करना सही नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी ने दस्तखत नहीं किया। वैसे सरकार का कहना है कि विपक्ष के दांव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास संख्या बल है ही नहीं। अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या तय हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में। जब तय हो जाएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा। आप इतने एंटाइटल्ड महसूस करते हैं अपने आप को कि आप कोई नियम नहीं मानेंगे, आप सदन का कोई भी कानून नहीं मानेंगे और उसके ऊपर आप कहेंगे कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास नहीं कराएंगे। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे। 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, then there is always a room to move no confidence. Look, whatever the party has decided to do, the party has decided to do. Obviously, as a member of the party, I support the party. अब ये परंपराओं के विरुद्ध जाकर अपनी जिद पे सिर्फ एक ही ऐसे विषय को उठाना चाहेंगे जिसके ऊपर रूलिंग चेयर दे चुकी है। आज जिस तरीके से उनके खिलाफ
विपक्ष एकजुट होने की सोच रख रहा है, मुझे लगता है ये निंदनीय है। किसानों के मुद्दे पे, ट्रेड डील के मुद्दे पे बातचीत नहीं होती, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं सदन में। इस काम में कौन मदद कर रहा है? सदन को बाधित करने में या जवाब न देने के इस कार्रवाई में पूरी तो मदद तो स्पीकर साहब कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने समर्थन किया है। विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, उसका हम समर्थन। जो लीडर्स ने डिसाइड किया तो वो सभी सांसदों ने करा है। अब देखते हैं, डेडलॉक तो खत्म हो गया है, बिकॉज अपोजिशन कभी नहीं चाहता है कि संसद ना चले। जब भेदभाव के नजरिए से ड्यूटी निभाई जाती है तो प्रजातंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उस भेदभाव को हटाकर उनके बारे में एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। उसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। संसदीय इतिहास में ऐसा 3 बार ही हुआ है जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 1994 में समाजवादी सांसद विघ्नेश्वर मिश्र ने स्पीकर जीवी 54 में समाजवादी सांसद विघ्नेश्वर मिश्र ने स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव पेश किया, जो बहस के बाद खारिज हो गया। 12 साल बाद 1966 में समाजवादी नेता मधु लेमे ने स्पीकर हुकुम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन नियम के मुताबिक 50 से कम सदस्यों के समर्थन के चलते यह खारिज हो गया। 1987 में लेफ्ट नेता सोमनाथ चैटर्जी ने स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने खारिज कर दिया था। अब चौथी बार ओम बिरला के खिलाफ यह प्रस्ताव लाने की तैयारी है। संविधान के आर्टिकल 94C में लोकसभा के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को उनके पद से हटाने का प्रावधान है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। नोटिस देने के 14 दिन बाद दी गई तारीख पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अभी की स्थिति में समझें तो विपक्षी पार्टियों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। अब 14 दिन बाद प्रस्ताव आएगा, फिर वोटिंग होगी उधर, और उस वोटिंग के आधार पर यह फैसला होगा कि स्पीकर हटेंगे या पद पर बने रहेंगे। सरकार के पास बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव पास होने की संभावना तो दूर तक नहीं दिखाई देती। ऊपर से विपक्ष इस पर एक मत भी नहीं है। वैसे ओम बिरला ने फैसला लिया है कि जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हालांकि नियमों के अनुसार ऐसी बाध्यता नहीं है, फिर भी उन्होंने सदन में नहीं जाने का निर्णय लिया। संभावना है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन यानी 9 मार्च को स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो। अविश्वास वाले विवाद के बीच चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया जा रहा है। बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा, उनसे विपक्ष की उन महिला सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन पर पिछले हफ्ते सदन में पीएम की कुर्सी तक पहुंचकर हंगामे का आरोप है। बीजेपी की महिला सांसदों ने 4 फरवरी की उन घटनाओं का जिक्र किया जिसके चलते लोकसभा में प्रधानमंत्री को अपना भाषण रद्द करना पड़ा था। आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी उस दिन का एक वीडियो शेयर किया है। 1.5 मिनट का यह वीडियो लोकसभा के अंदर का है, जिसमें यह दिख रहा है कि कांग्रेस की कुछ महिला सांसद बैनर लेकर पीएम की कुर्सी तक पहुंची हुई थी। उस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गिरिराज सिंह ने उनसे अपनी सीट पर लौटने का निवेदन किया था। इस दौरान हंगामा होता रहा। रिजिजू ने इस वीडियो के साथ लिखा कि अगर हम अपने सांसदों को नहीं रोकते और बीजेपी महिला सांसदों को कांग्रेस की सांसदों का सामना करने के लिए इजाजत दे देते तो स्थिति ठीक नहीं होती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया और हम लोगों ने संयम से अपने सांसदों को रोका। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए, और वहाँ कांग्रेस के लीडर अपने एमपीज को लड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। उन्होंने जिस संयम के हिसाब से लोकतंत्र की रक्षा की 4 फरवरी को, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से लोग चढ़ गए थे टेबल पे वो गलत था। सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है, इतनी बड़ी बात। सदन की कार्रवाई निरस्त हो गई है, उसके बाद बात हो रही थी, इसलिए महिला सांसद वहाँ खड़ी थी। ये इस तरह के भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाए ना, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विरुद्ध है। अब अविश्वास की दूसरी फाइल खोलते हैं जो पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम.एम. नरवणे की उस किताब पर आधारित है जो अब तक छपी ही नहीं, जिसे प्रकाशित किया ही नहीं गया, लेकिन वो लगातार चर्चा में।
पहले बहस इस बात पर थी कि किताब में क्या लिखा है, लेकिन अब बहस और मुद्दा यह है कि क्या किताब प्रकाशित भी हुई है। एक्सक्यूज मी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, जिसके पास जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के राइट्स हैं, उसने दावा किया कि किताब नहीं छपी है। इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही डिजिटल कॉपी रिलीज की गई। पब्लिशर के इस दावे के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जनरल नरवणे के 3 साल पुराने एक पोस्ट को शेयर किया। जनरल नरवणे उस पोस्ट में लोगों से अपनी किताब खरीदने की अपील कर रहे थे। जनरल नरवणे से 15 दिसंबर 2023 को पब्लिशर की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अपील की थी, जिसे शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा कि पेंगुइन इंडिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। जाहिर है वो भारी दबाव में। पेंगुइन ने जो उचित समझा वो किया, लेकिन अभी भी चीफ सच्चाई के साथ खड़े हैं। ये किताब 2024 में प्रकाशित हुई थी और अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध थी। कंपनी के इस दावे और उस पर पवन खेड़ा के फैक्ट चेक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि या तो एमएम नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मैंने आर्मी चीफ पर विश्वास करना चुना है। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान के बाद पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने नया बयान जारी किया है और प्रकाशन प्रक्रिया को समझाया है। प्रकाशक ने कहा है कि किताब का ऐलान होना, प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होना और किताब का प्रकाशित होना तीनों अलग अलग बातें हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के इस बयान को पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि किताब पर यही आज की स्थिति है, यानी वो छपी ही नहीं है। इस मामले में संसद के बाहर और अंदर तो आरोप लग ही रहे थे, अब दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एंट्री ले ली है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके ये जांच कर रही है कि जब ये किताब छपी ही नहीं है तो अप्रकाशित और बिना मंजूरी वाले किताब के हिस्से कैसे वायरल हो गए। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि इसी टाइटल वाली किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध थी और वहां से इसे खरीदा जा रहा था। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read further, please? मनोज नरवाने जी। It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं। क्यों दिल्ली पुलिस को बदनाम करते हो? उनके जो आका बैठे हैं उन्होंने करवाया। अब इस देश में ये हालत हो गई है, लिखा पढ़ा कुछ नहीं चलेगा। अगर इतना आपको उस किताब से और या उसके बात से इतना प्रेम है तो पहले उस किताब को छपवाने का व्यवस्था करिए। ये सिर्फ विपक्ष को चुप कराने की बात नहीं है। किताब में आप बताएंगे कैसे सरकार विफल हुई है, तो हम आपके घरों में भी इस तरीके के पुलिस भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे और आपको चुप कराएंगे। अब पेंगुइन पर जो पब्लिशर है इसका, उसने साफ साफ डिनाई किया, न मेरा ऑनलाइन पब्लिश है और इसलिए नहीं पब्लिश है क्योंकि अभी उसको परमिशन ही नहीं मिला है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीसरा अविश्वास भारत अमेरिका ट्रेड डील पर दिखा, जिस पर आज अमेरिका ने भारत के साथ हुई अंतरिम डील को लेकर फैक्टशीट जारी की है, जिसमें समझौते के हाइलाइट्स हैं। इसमें दावा किया गया कि भारत ने अमेरिका को भरोसा दिलाया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद भारत पर लगा अतिरिक्त 25% टैरिफ भी हटाने का फैसला किया गया। इस फैक्टशीट को देखने के बाद विपक्ष ने पीएम पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया। आज जब बजट पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो अखिलेश यादव ने ट्रेड डील पर भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है। सरकार के बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। वाराणसी में लगभग 100 मंदिरों को तोड़ दिया गया। कुल मिलाकर इतने दिनों के हंगामे के बाद आज संसद में बजट पर चर्चा शुरू हो गई और विपक्ष ने सरकार पर तीखे और नुकीले हमले किए। और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है। उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है
कि डील पहले बनी है बजट, और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बढ़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या यह है कि 18 0 के बराबर है? क्या 18 हमारा 0 के बराबर है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। आज किस हालत में है मां गंगा? कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। इस सबके बीच में सवाल यह भी है कि कल तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन चलाने पर सहमति नहीं थी। आज ऐसा क्या हुआ कि बजट पर बहस शुरू हो गई? दरअसल आज दोपहर करीब 12:30 बजे संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों से कई पार्टियों ने मांग की कि वो सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं। किरण रिजिजू ने स्पष्ट कहा कि सरकार सदन चलाने की इच्छुक है, केवल आप अपने बीच रजामंदी बनाइए। विपक्षी दल, खासकर चुनावी राज्यों वाली राजनीतिक पार्टियां टीएमसी और डीएमके लोकसभा में अपनी बात रखना चाहती हैं, तो केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार के ऊपर खुद को नजरअंदाज करने के मुद्दे को उठाना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी, एनसीपी और कई दूसरे विपक्षी दल भी लोकसभा में बहस के पक्ष में थे और सरकार पर जरूरी सवाल खड़ा करना चाहते थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने एक दिन पहले ही ये साफ कर दिया था कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वो विपक्ष का साथ नहीं देगी। टीएमसी चाहती थी कि पहले चिट्ठी लिखकर स्पीकर का पक्ष जाना जाए, उसके बाद आगे कुछ हो, और जब टीएमसी की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। अंत में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों की भावना को समझते हुए दोपहर 2 बजे से सदन चलाने पर सहमति दी। ये तय हुआ कि लोकसभा स्पीकर द्वारा राहुल गांधी को नहीं बोले दिए जाने के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल कांग्रेस का साथ देंगे। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की, फिर अखिलेश यादव, टीआर बालू, अभिषेक बैनर्जी ने आज बजट पर अपनी बात रखी। कल इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। वहीं कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को बोलने देने समेत विपक्ष की 4 मांगे नहीं मानी गई तो विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। ये मामला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का था, जबकि बजट पर चर्चा के दौरान वो भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार को बेनकाब करना चाहते हैं। और अब न्यू बाबरी मस्जिद पर सियासी तकरार वाली फिक्र है, जिसका निर्माण वैसे तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुरू हो रहा है, लेकिन तापमान उत्तर प्रदेश तक ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इससे जुड़ी 2 तस्वीरें देखिए। पहली जो है वो यूपी के लखनऊ की है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता न्यू बाबरी के विरोध में मुर्शिदाबाद कूच पर निकल पड़े। हाथ में भगवा झंडा था, हाथों में कुल्हाड़ी और फावड़ा भी था, लेकिन इन्हें पुलिस ने रोक लिया। दूसरा वीडियो बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां बेलडांगा में न्यू बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है और कल एक बड़े आयोजन की तैयारी। आज न्यू बाबरी वाली इस कले पर राजनीतिक गदर भी हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत तक बाबरी वाला यह सपना पूरा नहीं होगा। इसका जवाब अखिलेश यादव ने कटाक्ष से दिया और न्यू बाबरी निर्माण का सपना देखने वाले हुमायूं कबीर ने भी उन्हें जवाब दिया। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, यूपी नहीं है,
ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है, मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा, किसी को कोई रोक सकता रोक नहीं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। फिर कहता हूँ मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। को यूके के ताजा राजनीतिक हालात दिखाते हैं कि ईमेल के कारण वहां की राजनीति में भूकंप आ गया है और इस भूकंप में एक सबसे ज्यादा झटके प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को महसूस हो रहे हैं। स्टार्मर के जीवन में एप्स्टीन नाम का स्टॉर्म यानी तूफान आया हुआ है। यह तूफान जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड से उठा और लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी पीएम आवास तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किश्तों में एप्स्टीन फाइल जारी कर रहा है, जिसका असर दुनिया के कई बड़े देशों पर दिख रहा है। दुनिया भर के कई ऐसे धुरंधर नेताओं का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ चुका है, जो लंबे वक्त से अच्छाई और मानवता का मुखौटा पहनकर बैठे थे। स्टार्मर भी उन्हीं में से एक है, लेकिन एप्स्टीन फाइल में उनका मुखौटा उतार कर रख दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो मेल जारी की है, उनसे पता चला है कि स्टार्मर ने लेबर पार्टी के अपने सहयोगी पीटर मेडल्सन को अमेरिका का राजदूत बनाया था और जब उन्हें राजदूत बनाया गया तो उस वक्त कीर स्टार्मर जानते थे कि मेडल्सन के जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध है। पीटर मेडल्सन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने की सलाह स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने दी थी, लेकिन एप्स्टीन फाइल में मेडल्सन का नाम आने के बाद स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि शबाना ने पिछले साल सितंबर में गृह मंत्री का पद संभाला था और पुलिस सुधारों को तेज करते हुए उन्होंने इमिग्रेशन पर भी कड़ा रुख अपनाया था। उनके माता पिता पाकिस्तानी और मीरपुर के रहने वाले थे, जो उनके जन्म से पहले ब्रिटेन आ गए थे। शबाना का जन्म बर्मिंघम में हुआ और वहीं उन्होंने कानून की पढ़ाई की। 2010 में चुनाव जीतकर वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला सांसद बनी। 2024 में वो बर्मिंघम लेडीवुड से सांसद बनी और सरकार में सितंबर 2025 तक न्याय मंत्री के पद पर काम किया।